स्टूडेंट्स, आज का हमारा अध्ययन का विषय है प्रशासन पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देशों में सरकारों के कार्य बहुत बढ़ गए हैं और सरकारों के कार्य बढ़ने के कारण लोक प्रशासन के कार्य भी अत्यधिक बढ़ते ही जा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में सरकारों ने जब काम करना शुरू किया तो लोक प्रशासन का विस्तार हुआ और लोक प्रशासन के कार्यों में लगातार वृद्धि हुई, क्योंकि जनता हमेशा प्रशासन से आशा करती है कि उनके हित के लिए सभी कार्य सरकारों के द्वारा किए जाएंगे। तो इस तरह से शासन के कार्यों में नित्य नए तरीके से वृद्धि होने के कारण लोक प्रशासन के कार्यों में भी लगातार वृद्धि हुई है। लोक प्रशासन के कार्यों में लगातार वृद्धि होने के कारण लोक प्रशासन का अपने क्षेत्र में अत्यधिक रूप से शक्तियों के मिल जाने के कारण उसका निरंकुश होना भी बहुत स्वाभाविक है। इसलिए इस निरंकुशता से बचाव के लिए लोक प्रशासन पर नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है। प्रोफेसर वाइट ने भी लिखा है कि विशेष रूप से लोकतांत्रिक समाज में शक्ति पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, क्योंकि शक्ति जितनी अधिक होगी नियंत्रण की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि ये एक लोकप्रिय कहावत है कि अधिक शक्ति अधिक भ्रष्ट बनाती है। अगर सरकारों के पास में बहुत अधिक शक्ति हो गई और लोक प्रशासन के पास में बहुत अधिक शक्ति हो गई तो भ्रष्टाचार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए विशेष रूप से लोकतांत्रिक समाजों में प्रशासनिक नियंत्रण एक बहुत बड़ी समस्या है और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए बहुत सारे साधन अपनाए गए हैं। प्रशासनिक नियंत्रण अनेक स्थानों और व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है, जैसे संसद के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा, और जो प्रशासकीय रूप से जो उच्च स्थिति में हैं उनके द्वारा, व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा और न्यायालयों के द्वारा। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रशासन का जो उत्तरदायित्व है वो राजनीतिक शासन संबंधी, व्यावसायिक संबंधी और न्यायिक होता है और इन्हीं के द्वारा इन पर नियंत्रण भी रखा जाता है। लोक प्रशासन पर नियंत्रण के 3 प्रकार हम देख सकते हैं। एक तो है लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, दूसरा है लोक प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण और तीसरा है लोक प्रशासन पर न्यायपालिका का नियंत्रण। लोक प्रशासन पर जो विधायी नियंत्रण है यानी लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें स्वीकार किया जाता है कि संसद का एक जो महत्वपूर्ण कार्य है वो प्रशासन पर नियंत्रण रखना है। इसका मतलब यह है कि सरकार जिस दिशा में कदम बढ़ाती है यानी जो भी कार्य करती है उस पर संसद को अपनी सहमति व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। प्रशासन मंत्रिपरिषद के साथ में निकट रहकर कार्य करता है और संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए जो सरकार की नीतियां हैं उनमें उनको क्रियान्वित करने के लिए मंत्रिपरिषद जो भी कार्य करती है, संसद इस पर प्रश्न उठा सकती है और प्रशासन की किसी भी असफलता, अकार्यकुशलता या कार्य करने में देरी हो या कोई अनियमितताएं हो तो इन आरोपों को संसद में मंत्रिपरिषद के द्वारा जवाब देना पड़ता है और इसके लिए उनको दंड भी दिया जा सकता है। ये दंड साधारण भी हो सकता है और थोड़ा कठोर भी हो सकता है। साधारण दंड हो सकता है कि संसद के द्वारा इस संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त की जाए और कठोर भी हो सकता है कि मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री को या मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है। इसलिए प्रशासन
हमेशा सावधान रहने की कोशिश करता है, या प्रशासन को इसलिए हमेशा सावधान, सचेत और जागरूक होना चाहिए और ईमानदार और कार्यकुशल भी होना चाहिए, ताकि मंत्री परिषद जब संसद में जवाब दे, अपने कार्यों का उत्तरदायित्व ले, तो वो संसद को अपने कार्यों की वैधता बता सके, क्योंकि संसद के द्वारा मंत्रिपरिषद के कार्यों को आंका जाता है। संसदीय नियंत्रण अगर न हो तो प्रशासकीय जो क्रियाएं हैं उनमें उचित कोऑर्डिनेशन या समन्वय भी नहीं रह पाता है, क्योंकि एक ही प्रकार के कार्य अनेक प्रकार के विभाग करते हैं और इस तरह से नौकरशाही का एक तरह से विकृत रूप सामने आता है, अकार्यकुशल रूप सामने आता है, और जनता को बहुत सारी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण बहुत आवश्यक है और संसद के द्वारा ये नियंत्रण मुख्य कार्यपालिका के माध्यम से रखा जाता है और इसकी प्रकृति राजनीतिक होती है। इस कार्य में संसद की विभिन्न समितियां भी योगदान देती हैं। प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के कई तरीके हैं। नागरिक जीवन में संसद और लोक प्रशासन दोनों बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं और जनता की जो संप्रभुता की शक्ति है वो एक प्रतिनिधि संस्था में यानी संसद में होती है। इसलिए संसद का ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि लोक प्रशासन को वो जनहित की दिशा में संचालित करे, और इस उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए संसद दोनों प्रकार के कदम उठाती है, निषेधात्मक कदम और विधेयात्मक कदम। निषेधात्मक कदम वो इस प्रकार से उठाती है कि वो प्रश्न पूछती है, प्रस्ताव पेश करती है, स्थगन प्रस्ताव लाती है, निंदा प्रस्ताव लाती है और बजट और संसदीय समितियों के माध्यम से वो किसी भी विधेयक पर पूर्णतया वाद विवाद एवं बहस कर सकती है। विधेयात्मक रूप में संसद नीति निर्धारित करके, कानून बनाकर और भी अन्य प्रकार से प्रेरणाएं प्रदान करके लोक सेवकों को वो उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोक सकती है। तो हम ये देखेंगे कि संसद मुख्य रूप से किस प्रकार से प्रशासन पर नियंत्रण के साधन अपनाती है। सबसे पहले प्रशासन पर नियंत्रण का जो साधन है वो राष्ट्रपति का अभिभाषण है। संसद का जब भी नया अधिवेशन प्रारंभ होता है तो राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं और इसमें वो लोक सेवाओं के कार्यों और उपलब्धियों का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद विवाद जब होता है तब प्रशासनिक अधिकारियों के क्रियाकलापों पर भी अनेक वक्तव्य प्रदान किए जाते हैं संसद के सदस्यों के द्वारा। तो इस प्रकार से जो वाद विवाद का अवसर होता है उस समय लोक सेवकों की क्रियाओं पर नियंत्रण रखा जा सकता है। लोक सेवकों की कई बार आलोचना भी की जाती है और कई बार उनकी प्रशंसा भी की जाती है। तो इस कारण से लोक सेवक सावचेत रहते हैं कि वो अपना कार्य इस प्रकार से करें कि आलोचना का कम से कम कारण बने। दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है संसदीय नियंत्रण का प्रश्नकाल। प्रश्नकाल एक बहुत ही प्रभावशाली साधन है। संसद के सदस्य सूचना देकर मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। जब संसद का सत्र चल रहा हो तो प्रतिदिन पहला घंटा शुरुआत का प्रश्नों के लिए निश्चित रहता है और मुख्य प्रश्नों से संबंधित अनुपूरक जो प्रश्न होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं और संबंधित मंत्रियों को प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। ये प्रश्न अनेक उद्देश्य से पूछे जा सकते हैं, जैसे शिकायत करनी हो तब, या विशिष्ट मामलों के संबंध में जानकारी चाहिए संसद सदस्यों को, या सरकार की विशिष्ट मामलों से संबंध में क्या राय है इस संबंध में वो सदस्य जानकारी चाह सकता है, और किसी आरोपित कोई अनियमितता है तो उससे संबंधित विभाग की आलोचना करके भी प्रश्न
पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न प्रशासकों को बड़े ही सावधान और सतर्क रखने का कार्य करते हैं। कई बार अनेक प्रश्न नौकरशाही को जवाबदेह बनाने के लिए भी पूछे जाते हैं। वास्तव में प्रश्नकाल एक ऐसा अवसर है जिसके माध्यम से प्रशासकीय नीति और उसकी जो प्रशासकीय क्रियाएं हैं उसके किसी भी कार्य की ओर जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करवाया जा सकता है। और ये इस प्रकार इतना महत्वपूर्ण होता है कि कई बार मंत्रियों को अपने पद से त्याग पत्र भी देना पड़ता है और कई बार बहुत महत्वपूर्ण जांच भी करवानी पड़ सकती है सरकार को। डॉक्टर सुभाष कश्यप जो संसदीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी लिखा है कि प्रश्नकाल का बहुत ही इतना महत्व है जिसको हम कुछ उदाहरणों से देख सकते हैं। जब सदस्यों के द्वारा इतनी गंभीरता से प्रश्न पूछे गए और फिर उन प्रश्नों पे अनुवर्ती कार्यवाही भी सरकार को करनी पड़ी, कानून के उल्लंघन, सरकार की नीतियों के उल्लंघन या सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से संबंधित मामलों में सरकार को जांच करवानी पड़ी और कई प्रकार से जांच का मामला और जांच आयोग बिठाने का कार्य भी इस संबंध में किया गया। भारत के संबंध में उन्होंने 1951 में जीप कांड, मुंदड़ा कांड, आयात लाइसेंस कांड इत्यादि का उदाहरण दिया है। लोक प्रशासन के संबंध में अध्ययन करने वाले ह्यूगेस स्केल ने भी इस संबंध में एक बात लिखी है कि यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो लोक सेवकों को अत्यधिक सतर्क, भयभीत और सावधान रखती है तो वह केवल संसदीय प्रश्नों का भय ही है। संसदीय प्रश्नों के भय के कारण लोक कर्मचारी चौकन्ने रहते हैं और उन्हें सजग रहना पड़ता है और उन्हें अपने कार्यों में सावधानी रखनी पड़ती है और इस प्रकार से नौकरशाही से संबंधित अगर कुछ अन्यायपूर्ण कार्य हो रहे हैं तो उन पर रोक लगती है। मंत्री से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी सदन में बहुत खुले रूप से पूछे जाते हैं और इसके फलस्वरूप लोक सेवा को भी सतर्क रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रश्नकाल प्रशासन पर नियंत्रण करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। एक अन्य साधन है संसद द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का, वो है वाद विवाद और बहस। आधुनिक जो लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक राज्य हैं उनमें प्रशासन पर नियंत्रण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका ये माना जाता है वाद विवाद और बहस। इसमें संसद के सदस्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं और प्रशासकों के व्यवहार पर बहस और विचार विमर्श के लिए वो पूरी प्राणपण से कोशिश करते हैं। इस बहस या विचार विमर्श के लिए उनको 3 प्रकार से अवसर प्राप्त होते हैं। पहला, जब कोई नया विधेयक प्रस्तुत होता है तो इस पर जो बहस होती है उस समय विभिन्न सदस्य प्रशासन की भी पुनरीक्षा करते हैं। सरकारी नीतियों और मंत्रियों के विभाग की उपलब्धियों को वाद विवाद का विषय बनाया जाता है और प्रशासन की आलोचना, समालोचना और कभी कभी प्रशंसा भी की जा सकती है। द्वितीय अवसर है कि लोक प्रशासन की पूरी जांच करने का अवसर आधे घंटे के विचार विमर्श में भी प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा प्रावधान है कि यदि प्रश्न काल में कोई सदस्य सरकार के उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाया है तो वो प्रश्न काल के तुरंत बाद अध्यक्ष से आधा घंटे के विचार विमर्श की अनुमति मांग सकता है और उस समय सरकार को प्रश्नों के जवाब देने पड़ते हैं और थोड़ी सी विचार विमर्श इस समय होता है। तीसरा जो अवसर है वो है अल्पकालीन विचार विमर्श। इसमें अत्यावश्यक विषय पर विचार करते हुए संसद के सदस्यों के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के कार्यों को भी वाद विवाद का विषय बनाया जा सकता है।
और लेकिन ये जो विचार विमर्श होता है वो अध्यक्ष की अनुमति से होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसद में जो भी वाद विवाद और बहस होते हैं उनमें प्रशासन को कभी भी आलोचना समालोचना और प्रशासन का सामना करना पड़ सकता है और इसलिए प्रशासन जो है उसको चौकन्ना रहने की आवश्यकता महसूस होती है और संसद का एक तरह से प्रशासन पर नियंत्रण इससे दृष्टिगत होता है। चौथा जो महत्वपूर्ण उपकरण है वो है बजट पर बहस। संसद में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उस पर जो वाद विवाद होता है वो संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है उस पर सामान्य चर्चा प्रारंभ हो जाती है और बजट पर बहस करने का दूसरा अवसर सदस्यों को तब मिलता है जब विभिन्न विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों पर विचार विमर्श होता है और उस पर मतदान होता है। तो संसद के सदस्य इसका फायदा उठाकर विभागों की प्रशासकीय क्रियाओं की सूक्ष्म जांच करते हैं, परीक्षण करते हैं और फिर संपूर्ण प्रशासन पर भी चर्चा की जाती है और इस समय तीव्र और तीक्ष्ण आलोचना समालोचना होती है और सरकार को इस पर जवाब देने पड़ते हैं। तो संसद में बजट पर बहस प्रशासन पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। अगला जो साधन है वो है स्थगन प्रस्ताव। सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसके माध्यम से संसद सदस्य किसी भी प्रशासनिक विभाग के कार्य संचालन पर विवाद कर सकते हैं। इस प्रस्ताव से संसद सदस्यों के द्वारा संसद के निश्चित कार्यक्रम को रोककर किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर बहस की जाती है। ये भी अध्यक्ष की अनुमति से ही होती है। प्रस्तावित विषय पर विचार विमर्श प्रारंभ होता है और सदन की निर्धारित कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित हो जाती है। किसी विभाग के अधिकारियों के अत्याचार या उन्होंने अगर कोई अतिक्रमण वाला कार्य किया है यानी ज्यादाती की है तो उसके विरुद्ध भी इस प्रकार के प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। ऐसे प्रस्ताव स्वीकृत न होने पर भी इस संबंधित विभाग के मामले उजागर तो होते ही हैं, देश की जनता के सामने आते हैं और संबंधित विभाग की बदनामी भी होती है और इस तरह से संबंधित मंत्री के भी ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो स्थगन प्रस्ताव भी एक महत्वपूर्ण संसदीय नियंत्रण का साधन है। एक अन्य संसदीय नियंत्रण का साधन है अविश्वास प्रस्ताव। इसे निंदा प्रस्ताव भी कहते हैं। विशेष रूप से संसदीय प्रणाली वाले देशों में अविश्वास प्रस्ताव एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इसके माध्यम से सरकार को अपने पद से हटाया जा सकता है। संसद में अगर गहन असंतोष और विरोध की स्थिति है तो कार्यपालिका बहुत अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकती है और इसके कारण संसदीय असंतोष जो है वो उग्र हो जाता है और मंत्रिमंडल को संसद में अपना बहुमत साबित करना पड़ता है और प्रशासकों के कार्यों की देखरेख और उनके जो असंतुष्ट है उनके जवाब भी उनको देने पड़ते हैं। इसलिए सरकार और प्रशासन ये कोशिश करता है कि संसद असंतुष्ट ना हो और प्रशासनिक कार्यों की ठीक ढंग से देखरेख हो। तो ये प्रशासन पर नियंत्रण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि इसमें तो सरकार तक के गिरने की संभावना होती है। और संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उस पर बहस के समय विरोधी दल के सदस्य जो होते हैं वो सत्ताधारी दल के सदस्यों के आलोचना करते हैं और प्रशासन की दुर्बलताओं को भी उजागर करते हैं। तो ये संसदीय नियंत्रण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। और संसदीय समितियां प्रशासन पर नियंत्रण रखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है और संसदीय समितियों के माध्यम से लोक प्रशासन की गतिविधियों का विस्तृत अध्ययन करने का मौका भी मिलता है संसद को। और
प्रशासन के कार्य की जांच पड़ताल भी की जाती है। संसदीय नियंत्रण रखने वाली 3 समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और आश्वासन समिति। इन तीनों की भूमिका के संबंध में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।